नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वशिष्ठ आपके सामने आज पेश करता हूं आर्टिकल का टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल जो हैं उनको बोला जाता है वर्ड फिक्सर्स या फिर डिटर्मिनर्स। वर्ड फिक्सर्स का मीनिंग है ये वर्ड जो शब्द हैं उनको फिक्स करते हैं, उनके मीनिंग को फिक्स करते हैं, उनके अर्थ को फिक्स करते हैं। कैसे करते हैं वो समझेंगे आगे। पहले एक बार समझते हैं कितने टाइप के हैं। आर्टिकल जो हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है डेफिनेट और दूसरा है भाई इनडेफिनेट। ठीक है। डेफिनेट जो है उसका हिंदी में मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। समझ रहे हो? निश्चित कोई चीज कब होती है? जब when listener is aware of, जब सुनने वाला उस चीज के बारे में जागरूक हो तो समझ लीजिए वो चीज क्या है? निश्चित है। बात समझ रहे हो? अब देखो, अगर मैं कहूं ये लड़का है, ठीक है, और इस लड़के के बारे में आपको पता हो, सब कुछ पता हो, तो ये लड़का क्या अपने आप में निश्चित है? और ये लड़का अगर भीड़ का हिस्सा हो तब इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तब ये लड़का क्या है? अनिश्चित है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। तो डेफिनेट का मीनिंग समझे। और इनडेफिनेट का मीनिंग है जब वो चीज अनिश्चित हो, यानी सुनने वाला जो है वो उस चीज के बारे में अवेयर ना हो। ये है इनडेफिनेट। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है वो एक ही है, वो है द। कौन सा है? द। दी भी बोलते हैं वो। कैसे? देखो, इसको द भी बोलते हैं और दी भी। लेकिन द कब बोलेंगे? जब इसके बाद यूज होने वाला नाउन अगर कॉन्सोनेंट की आवाज दे रहा है। कैसी आवाज? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, यानी हिंदी में बोलो तो कै ख गए। अगर कै ख गए की आवाज आ रही है नाउन से तो आप उसको बोलोगे द। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपके सामने लिख दूं ये बॉय, बॉय से पहले द बोलना है दी। आप खुद अंदाजा लगाओ, बोल के देखो बॉय बॉय। बै बकरी की आवाज आ रही है और बै बकरी किसमें? कै ख गए में। और कै ख गए में है तो मतलब कॉन्सोनेंट की आवाज क्या बोलना है? द। तो क्या बोलोगे इसको? द बॉय। नंबर एक बात समझ आई है? ठीक। उसके बाद दी। दी बोलना है जब आवाज आए नाउन से किसकी? वावल की। वावल हिंदी में बोलते हैं स्वर। मतलब क्या कह सकते हो आप? अगर आवाज आती हो किसकी? ए अनार की। अगर नाउन से आवाज आती हो ए अनार की तब हम लोग क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, ऐसे लिखा होता था दी एंड। दी एंड क्यों बोलते थे? बोल के देखो इसको। एंड। एंड ए डी किस में आती है? ए अनार में आती है ना। और ए अनार मतलब वावल, और वावल हो तो क्या बोलना है? दी बोलना है। नंबर एक बात समझ आई है? तो ये था डेफिनेट आर्टिकल। ठीक। यूज पढ़ेंगे थोड़ा धीरे धीरे। फिर है बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, एक है ए और एक होता है भाई एन। ठीक है। ए और एन दोनों का काम होता है जनरल सेंस देने का। मतलब किसी भी नाउन को आप सामान्य रूप से दिखाना चाह रहे हो तो हम यूज करते हैं किसका? इनडेफिनेट आर्टिकल का, यानी ए का या फिर एन का। या फिर किसी भी नाउन को अगर एक रूप में दिखाना चाह रहे हो, यानी सिंगुलर फॉर्म में दिखाना चाह रहे हो, तो आप यूज करोगे ए आर्टिकल का या एन आर्टिकल का। समझ रहे हो? जैसे ये बॉय है। अब बॉय सिंगुलर है प्लूरल है? आप कहोगे जी एक है, और एक का मतलब अंग्रेजी में होता है सिंगुलर, यानी एक वचन। ठीक है। और जब भी सिंगुलर नाउन हो हम यूज करते हैं क्या? इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी ए या फिर एन आर्टिकल का। यानी आपको समझ आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आपके सामने है तो आप यूज करोगे इनडेफिनेट आर्टिकल का। ठीक है। अब सवाल ये है, ए आर्टिकल का यूज करना है जी या एन आर्टिकल का? वही आवाज वाला फंडा है इसके साथ भी। ए आर्टिकल जो है वो कॉन्सोनेंट की आवाज के साथ यूज होगा। कॉन्सोनेंट आवाज वही व्यंजन वाली साउंड, यानी कै ख गए की आवाज आ रही है नाउन के अंदर से तो आप यूज करोगे ए आर्टिकल का। और वही बात अगर वावल की आवाज आ रही है, स्वर की आवाज है, यानी ए अनार की आवाज है, तो आप लोग यूज करेंगे किसका? एन आर्टिकल का। बात समझ आ रही है?
आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश के अंदर वावल जो है वो 5 हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट है 21। भाई जो बी, सी, डी, जेड तक बच गए 26 में से वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन आपको इंग्लिश के अनुसार चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां जो चेक होगी वो होगी साउंड। किसको चेक करना है? साउंड, यानी आवाज को चेक करना है। बोल के देखना है ए अनार की आवाज आ रही है या फिर कै खे गैडे में से आवाज आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, स्पेलिंग कभी भी चेक नहीं करनी। बात समझ रहे हो? जब भी आप आर्टिकल में आवाज का चयन करोगे तो कभी भी स्पेलिंग का चयन नहीं करेंगे। स्पेलिंग को देखना नहीं है, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या? साउंड। बात समझ आई है? ठीक। अभी एक उदाहरण दूं, उसके बाद मैं 10-20 आपको नाउन पेश करूंगा आपके सामने, आपको उसमें आर्टिकल फिल करना है। देखो, जैसे अगर मैं कहूं आप इसमें भर के दिखाओ SHO। SHO में आप चुनाव करो, ए फिल करोगे या फिर एन? बताओ भी। SHO एक है तो एक जहां भी नाउन हो तो सीधी सी बात है ए या एन तो भरना है। ठीक है। अब कौन सा भरोगे? SHO बोल के देखो, एस में किसकी साउंड आ रही है? बताओ किसकी साउंड आ रही है जी? एस। सोच के देखो, एस, ए डी की साउंड आ रही है नहीं आ रही? और ए डी किस में है? NR में, तो एन फिल कर दो। मैं आपको कहूं MLA में के आगे फिल करो, ए आर्टिकल फिल करोगे या एन आर्टिकल? MLA को बोल के देखो, एम, तो एम में ए डी पहले बोला जा रहा है और ए डी बोले तो NR, और NR वावल और वावल है तो N। इतनी बात समझ में आई है? ठीक। अब मैं कुछ नाउन आपको पेश कर दूं, उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्या सिस्टम समझाया है। आर्टिकल जो वो क्या है? वर्ड फिक्सर्स हैं, वर्ड्स को फिक्स करते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आर्टिकल जो हैं उनका भाई साहब जन्म हुआ है किसके लिए? नाउन के लिए। किसके लिए जन्म हुआ है? नाउन के लिए। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन अगर नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। बात समझ में आई है? चलो अब लिखता हूं मैं आपके सामने कुछ नाउन्स, आपको ए या एन आर्टिकल में से चुनाव करना है। एक्सीलेंट आंसर। चलो फिल करो फटाफट। आप वीडियो रोक के फिल करेंगे, मैं यहीं से करवा दूं। अब हाउस जो है, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंडेफिनेट आर्टिकल है ए या फिर एन। उनके बाद ध्यान रखना है नाउन होगा, लेकिन वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। सिंगुलर समझ रहे हो ना? ऐसा नाउन जो एक ही नाउन को दिखाता हो उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। बात समझ रहे हो? यानी एक अगर नाउन है, गिनती में अगर एक है तो उसका मतलब सिंगुलर है। अब हाउस कितने हाउस हैं? एक है, तो एक का मतलब है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर है तो मतलब ए आएगा या फिर एन आएगा।
ठीक है, फील करो। बोल के देखो हाउस को, हाउस है हल्की आवाज आ रही है, ए मतलब कै खा गए में से, और कै खा गए में से है तो ए फील करना है, हो गया ठीक। होटल, होटल फील करके देखो, है कि फिर से ए की आवाज आई, है मतलब कै खा गए में से यानी ए आर्टिकल फील करोगे। इसको बोल के देखो, फिर बता रहा हूं स्पेलिंग का कभी भी ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन का यानी उच्चारण का, साउंड का ध्यान रखना है। आप स्पेलिंग चेक करोगे इसकी, आर, इसको बोलते आर ए अनार की आवाज आ रही है, और मतलब आर्टिकल ए अनार के हिसाब से एन आना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो एच के हिसाब से क्या आएगा, ए आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कह रहा हूं आपको स्पेलिंग चेक नहीं करनी, करना क्या है, प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है, यानी उच्चारण चेक करना है, ठीक है। अब ये देखो फिर से एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज है ऑनरेबल, एच साइलेंट अ से, ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन, ठीक है, ऑनरेबल मैन। अब देखो नाउन आर्टिकल आएगा इस मैन के लिए, लेकिन आवाज जो चेक होगी वो इसी एडजेक्टिव के हिसाब से होगी। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा है कि मैन क्या है, एक नाउन, और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि शब्द से, ऑनरेबल से। तो ये नाउन की विशेषता बताने वाला था, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो बोल के देखो ऑनरेबल, ए एन आर, तो क्या फील करोगे, एन। हिस्टोरिकल प्लेस, विशेषता है प्लेस की, वो कैसा है, हिस्टोरिकल। आर्टिकल आएगा प्लेस के लिए, लेकिन आवाज चेक होगी किसके अनुसार, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में है की आवाज है मतलब कॉन्सोनेंट की आवाज है, तो फील करेंगे ए, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब एयर, ए की एडी की साउंड आ रही है, इसका मतलब उत्तराधिकारी होता है, आगे वाली जो पीढ़ी होती है उसको बोलते हैं हेयर, ठीक है। अब ए से साउंड आ रही है तो वही ए डी वाली फीलिंग, मतलब ए अनार वाले में से आ गई, वावल में से आ गई तो एन फील करेंगे। अभी देखो हेयर, क्या फील करोगे बताओ। नाउन के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हेयर होता है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकती। भाई अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है जिसकी गिनती न हो सके, यही बात है। अब जिसकी गिनती नहीं हो सकती, क्या उसको आप एक कह सकते हो, क्या दो कह सकते हो, क्या तीन कह सकते हो। भाई जिसकी गिनती, आज दिख नहीं रहा, सीधे याद ही रख लो। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकती, तो बताया अभी पहले। तो जिसकी गिनती नहीं हो सकती, आप उसको ना तो एक कह सकते, ना दो, ना तीन, समझ रहे हो। और एक नहीं कह सकते तो मतलब सिंगुलर भी नहीं कह सकते, और सिंगुलर नहीं कह सकते ना तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो यही बात है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज तो पहले से डेफिनेट है। तो ऐसे ये जो फाई है, मैथ्स वाले टीचर ने बताया हुआ, ये फाई होती है। इस फाई का इंग्लिश में मतलब होता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आता, इसका मतलब है फाई। उसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन आपने खुद बोला ऑप्शन, ओ मतलब ओ खड़ी किस में आता है, एन आर यानी वावल में, एन फील कर दोगे। ओपिनियन वही वावल की साउंड, एन फील कर दो। अनियन प्याज, हिंदी अनियन मतलब प्याज, वही तीनों में एक ही आवाज है तो एन फील करोगे। इवेंट, 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 इमली कैसी साउंड आ रही है, ई की, तो एन। अभी देखो ईव, जो इवनिंग शब्द होता है ना, इवनिंग, वो ईव से ही बना है इवनिंग, तो ई की साउंड आ रही है तो फिर वही एन। अभी देखो स्पेलिंग जो है मिलती जुलती है यू की और ई की, लेकिन ई है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू। क्या होगा, यू, बात समझ रहे हो, क्या होगा, यू होगा। और यू के अनुसार कैखगे में आ गया, और कैखगे के अनुसार किस में आ गया, कॉन्सोनेंट में, और कॉन्सोनेंट के हिसाब से ए आर्टिकल यूज करोगे। अब यू का मीनिंग क्या होता है, फीमेल शिप, भेड़ जो है, या ये कह सकते हो जो मादा जो भेड़ है उसको बोलते हैं यू, ठीक है। अब 100 रुपी, अब आर्टिकल किसके लिए आएगा, ना तो 1 के लिए, ना 100 के लिए, और ना रुपी के लिए। किसके लिए आना है, रुपी के लिए, क्योंकि नाउन क्या है, रुपी। लेकिन आवाज चेक होगी किसके हिसाब से, 1 के हिसाब से।
अभी आप स्पेलिंग के हिसाब से चलोगे तो देखो ओ से शुरुआत हो रही है और ओ है वावल में, तो आप फिल कर सकते हो एन, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आवाज जो है वो किसकी है? वन वन वह से शुरू हो रहा है और वह किसी में आता है? कंसोनेंट में, यानी क ख गड़े में। तो क्या फिल करना है? ए। इतनी बात समझ में आई है? तो ये था ए या एन आर्टिकल का फंडा। अगर किसी नाउन को आप एक बनाना चाह रहे हो, उसको इंडिविजुअल दिखाना चाह रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो ए या फिर एन आर्टिकल का। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, अब फिलहाल आगे बढ़ेंगे द आर्टिकल की तरफ और फिर इन दोनों आर्टिकल्स को मिक्स करके पढ़ेंगे। देखो जी, ध्यान रखना, when a verb is used as a noun, जब एक वर्ब को आप यूज करते हैं एक नाउन की तरह, तो ध्यान रखना आप यूज करेंगे ए या फिर एन आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए या एन आर्टिकल। ये जो बात मैंने लिखी है वो उदाहरण से अच्छे से समझ आएगी। आप हमेशा बोलते हैं ना, डोंट टेल अ लाई, बोलते हो। मैं आपसे सवाल करूं कि ये ए आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि लाई तो अपने आप में एक वर्ब है और वर्ब के साथ आपने पढ़ा है कि आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? मैंने बताया था जो आर्टिकल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा? नाउन के साथ। तो या तो फिर ये नाउन है, और नाउन का पता कैसे लगे नाउन है? तो नाउन की डेफिनेशन में बताया था, जो भी शब्द उत्तर देगा वट का, ऊ का या फिर ऊम का, वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। वट मतलब क्या, हु मतलब कौन, और ऊ मतलब किसे या किसको कह दो। ठीक है, अब बताओ, मैं आपसे पूछूं, डोंट टेल अ लाई, लाई की जगह क्या फिल कर सकते हो? डोंट टेल वट, क्या नहीं बोलना चाहिए? आप कहोगे सर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यानी क्या का उत्तर किससे मिला? लाई से मिला। और क्या का उत्तर जो भी शब्द देगा वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो मतलब ये वर्ब है, लेकिन इसने काम किया किसकी तरह? नाउन की तरह। और अगर एक वर्ब नाउन की तरह काम करती है तो उसके साथ आर्टिकल यूज करना जरूरी है, ताकि उसकी पहचान हो सके कि ये वर्ब नहीं, ये क्या है? नाउन है। और कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना फिर? ए का या फिर एन का। अब ए या फिर एन में से चुनाव कैसे करोगे? आवाज देखकर। लाई बोल के देखो, लाई, ठीक है, ले लंगूर, कैखा गड़े से, तो वही ए फिल किया। मैडम बोलती थी क्लास में, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। वास्तव में नॉइज क्या है? एक वर्ब है, लेकिन यहां यूज क्या हो रही है? किसकी तरह यूज हो रही है? एक नाउन की तरह। पता कैसे लगी ये बात? इसी रूल के हिसाब से ज्ञात करना है। ये तो पहली दूसरी वीडियो में ही बता दिया था, नाउन वाले चैप्टर में ही। ठीक है, तो पहला रूल क्या समझ आया? जब भी एक वर्ब को यूज किया जाएगा एक नाउन की तरह, हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। कौन सा? इंडेफिनेट, यानी ए आर्टिकल या फिर एन आर्टिकल। और ए आर्टिकल और एन आर्टिकल में डिफरेंस मात्र इतना है कि ये आवाज के अनुसार आते हैं। ए अनार की आवाज के हिसाब से एन आर्टिकल आएगा और कै ख ग की आवाज से आएगा ए आर्टिकल। अंग्रेजी में बोलो तो ए अनार मतलब वावल की साउंड। ठीक है, ए अनार क्यों लिखा है? अगर मैं वावल की साउंड लिखता तो आप ए ई आई ओ यू चेक करते, जो कि करना नहीं है, क्योंकि ए ई आई ओ यू से तो स्पेलिंग चेक होगी और वो करनी नहीं है। साउंड चेक होती है बोल के, और बोला जाएगा ए अनार और कै ख ग के हिसाब से। तो पहला रूल समझ आया है? ठीक है, शाबाश। चलो अगले रूल पे बढ़ते हैं। अभी द आर्टिकल पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो द जो आर्टिकल है उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी। उसका पहला जो यूज है वो है साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ। वैज्ञानिक जो खोज हैं, वैज्ञानिकों ने जो खोज की हैं
उनके साथ हमेशा आप द आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे एक्सरे है, एक्सरे क्या है, वैज्ञानिक खोज है, द आर्टिकल का यूज कर दो। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि और भी चीजें हैं, जैसे रेडियो है, वैज्ञानिक खोज है, या मैं कहूं द माइक्रोफोन, कैसी खोज है, वैज्ञानिक खोज है। ठीक है, तो द आर्टिकल यूज करना है। दूसरा स्टेप है बॉडी पार्ट्स, शरीर के जो अंग हैं उनके साथ भी कौन सा आर्टिकल यूज करना है, द आर्टिकल। जैसे नोज है तो क्या लिखोगे, द नोज, तो द आईज। बिल्कुल आसान है, तो याद करने वाली बातें हैं। तीसरा पॉइंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है, जो गाने बजाने वाले यंत्र यानी वाद्य यंत्र हैं उनके साथ भी द आर्टिकल का यूज करना। जैसे गिटार है, द गिटार, वायलिन है, द वायलिन, तबला है, जैसे द तबला, ड्रम है तो द ड्रम, ऐसे यूज करना है। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है भाई, ये 3 टाइप समझ आए हैं सबको, पक्का है? उसके बाद चौथा टाइप और लिखते हैं, एक बार मैं इसको साफ कर लूं। साथ साथ लिख रहे हो ना? अगर साथ साथ नहीं लिख रहे तो वीडियो को रोक लिया करो, पॉज कर लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो। उसके बाद कई चीजें ऐसी हैं जो रिलीजियस हैं, मतलब धार्मिक हैं। कई धार्मिक चीजों के साथ भी द आर्टिकल आता है, जिसमें से नंबर 1 स्थान पर है बुक। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे रामायण है तो रामायण को अकेला नहीं बोलना, द आर्टिकल के साथ ही बोलना है, यानी द रामायणा। जैसे बाइबल है तो क्या बोलोगे, द बाइबल। कुरान है तो क्या बोलना है, द कुरान। आदत यहीं से डाल लो कि कुरान नहीं बोलना, क्या बोलना, अंग्रेजी में बोलना है तो द कुरान। बात समझ में आई है ये चीज। नंबर 2 है धार्मिक, अगर कोई स्थान है, धार्मिक स्थान के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे अमरनाथ है, हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थान है तो द अमरनाथ बोलना है। मक्का है जैसे तो द मक्का, मदीना है तो द मदीना, धार्मिक स्थान ऐसे होंगे। या फिर कम्युनिटी है, समुदाय है, या दूसरे शब्दों में ये कह लो धर्म है। ठीक है, समुदाय है, धर्म समुदाय जो हैं उनके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे हिंदू तो क्या बोलोगे उसको, हिंदू ना बोल के द हिंदू, या फिर द मुस्लिम, द सिख, ऐसे बोलना है। ठीक है भाई। चौथा जो पॉइंट है वो है ग्रुप्स। क्या है, ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब धार्मिक जो ग्रुप है, धार्मिक जो संगठन है, जैसे आरएसएस है तो उसको आरएसएस नहीं, क्या बोलोगे, द आरएसएस। या शिवसेना है तो उसको क्या बोलोगे, द शिवसेना। इतनी बात समझ आई है? आखिरी जो पॉइंट है धार्मिक पॉइंट्स में वो है सिंबल का। जो रिलीजियस सिंबल हैं, धार्मिक जो प्रतीक हैं, जैसे हिंदू धर्म में होता सतिया, स्वास्तिक बोलते हैं, होता है ना स्वास्तिक, तो कैसे लिखते हैं इसको, द स्वास्तिक। ठीक है। या फिर होली क्रॉस होता है क्रिश्चियंस में, ऐसे देखा होगा ना ये वाला साइन, क्रॉस वाला। तो ये जितने भी सिंबल हैं धार्मिक, उनके साथ भी कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल। एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको कि धार्मिक बुक अगर है, किताब धार्मिक है तो द आर्टिकल, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द गीता। धार्मिक प्लेस यानी धार्मिक अगर स्थान है तो उसके साथ भी द आर्टिकल, जैसे द अमरनाथ, द मक्का, द मदीना, द बद्रीनाथ, द केदारनाथ। ठीक है। जैसे धार्मिक जितने भी समुदाय हैं उनके साथ भी द आर्टिकल, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स, जितने भी धार्मिक संगठन है, जैसे आरएसएस है तो द आरएसएस बोलना है, शिवसेना है तो द शिवसेना बोलना है। और उसके बाद जितने भी धार्मिक प्रतीक हैं, जैसे स्वास्तिक है, ओम है तो द ओम बोलोगे। ठीक है, ये चीज है। या होली क्रॉस है तो उसको होली क्रॉस ना बोल के क्या बोलना भाई साहब, द होली क्रॉस बोलना है। ठीक है, एक बार इतना करो।
तो देखिए जैसे रिलीजियस बुक प्लेस कम्युनिटी ग्रुप है, वैसे ही पॉलिटिकल बुक प्लेस कम्युनिटी और ग्रुप होगा, उनके साथ भी हमको द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, तो रिलीजियस की जगह पॉलिटिकल लिख लो, और बुक प्लेस कम्युनिटी ग्रुप तो वैसा का वैसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलो दोबारा ही लिखेंगे। देखिए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो भी हैं, राजनीतिक बुक, पहले से तो राजनीतिक जो बुक हैं, किताबें जो हैं, उनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे हम भारत का संविधान, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे? द आर्टिकल। प्रीएम्बल है, जैसे हमारी प्रस्तावना है, तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे भाई? द आर्टिकल। नंबर 1 बात, ठीक है। वैसे ही पॉलिटिकल प्लेस, राजनीतिक स्थान, जैसे द राज्यसभा, द लोकसभा, राजनीतिक जो स्थान है उनके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है। राजनीतिक जो ग्रुप हैं, राजनीतिक जो संगठन हैं, उनके साथ भी आप लोग द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे NSUI है, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। ठीक है भाई। जैसे ABVP है, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है, ये बुक समझ आई। पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटिकल प्लेस है, पॉलिटिकल ग्रुप है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे द BJP है, द आप है, द कांग्रेस है। इतनी बात समझ में आई है। उसके बाद है पोस्ट, राजनीतिक जो पोस्ट हैं, राजनीतिक जो पद हैं, उनके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे द प्रेसिडेंट, ठीक है, द PM। इतनी बात समझ में आई है। ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल या पॉलिटिकल चिन्ह। जैसे हमारा हिंदुस्तान का राजनीतिक चिन्ह है द अशोक चक्र या तिरंगा, तिरंगा को अंग्रेजी में बोलेंगे द ट्राई कलर। इतनी बात समझ में आई है। तो ये जो चीज थी वो थी राजनीति से रिलेटेड। राजनीति से रिलेटेड अगर बुक है, प्लेस है, ग्रुप है, पार्टी है, पोस्ट है या फिर सिंबल है, तो उसके साथ आप लोग द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। सिंपल सी बात याद रखनी है। इतनी बात समझ आई है? पक्का? शाबाश। अब उसके बाद पढ़ना हमको, जैसे हमने अभी पॉलिटिकल पढ़ा है, अब पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल। भूगोल से संबंधित कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है। ज्योग्राफिकल, भूगोल से संबंधित कई चीजें ऐसी हैं, जैसे ओशियंस हैं। पहले नंबर है ओशियंस का, महासागर। जितने भी महासागर हैं उनके साथ आप द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। द अटलांटिक या फिर द पैसिफिक। ठीक है। जितने भी महासागर हैं उनके साथ आप द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। उसके बाद है जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनके साथ आप द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे द गंगा है, गंगा, द यमुना, द जमुना, समझ रहे हो? ये द नील है, द अमेजन, ऐसे। उसके बाद जितनी भी लेक, जितनी भी झील हैं, उनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे द दल झील, द भुल्लर झील, सुखना लेक, जैसे आपने सुना होगा चंडीगढ़ में सुखना, द सुखना। ठीक है। इतनी बात समझ आई है। उसके बाद है जितने भी सीजन्स हैं, जितने भी मौसम्स हैं, जैसे द विंटर, उनके साथ भी आप द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। इतनी बात समझ में आई है? पक्का? शाबाश। उसके बाद अब माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस का मतलब है जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं,
पर्वत श्रृंखलाएं जितनी भी हैं उनके साथ आप लोग यूज करोगे क्या, द आर्टिकल। जैसे द हिमालयाज, ठीक है। अब बात करेंगे अगर माउंटेन रेंजेस में और माउंटेन में फर्क क्या है। देखो माउंटेन जो है आप लोगों को पता है 1000 मीटर से ऊपर अगर किसी भी भूभाग की ऊंचाई है तो उसको पर्वत बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे, और उसकी एक पीक यानी एक चोटी होगी, ठीक है। अब उनकी श्रृंखला है, जैसे मान लो एक पर्वत ये है, उसके पैरेलल में एक पर्वत ये है, और उसके पैरेलल में एक पर्वत ये है, तो ये माउंटेन रेंजेस होगी। इनके साथ आप ये आर्टिकल यूज करोगे, कौन सा, द आर्टिकल। इतनी बात समझ में आई है। और ऐसा है ईल के साथ है, 1000 मीटर से अगर छोटा है, अगर भूभाग 1000 मीटर से छोटा है और उसकी नोक भी है, समझ रहे हो ना, ऐसे ट्रायंगल जैसा उसके ऊपर है, चोटी है, तो वो हिल कहलाएगी, पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ से छोटी पहाड़ी। अब कई सारी पहाड़ियां, जैसे 1 2 3 4 5 पहाड़ियां, जैसे हिल नंबर 1, हिल नंबर 2, हिल नंबर 3, हिल नंबर 4 और हिल नंबर 5, अगर इनकी सेम एज है, एक समान आयु है, समझ रहे हो क्या है, एक समान आयु है, तो ये हो जाएगी पहाड़ियों की श्रेणी। समझ रहे हो क्या हो जाएगी, पहाड़ियों की श्रेणी। तो इसके साथ भी द आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे द अरावली रेंजेस, द अरावली ऐसे यूज करना है, समझ रहे हो ये चीज। उसके बाद अगला पॉइंट है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कई सारे द्वीप मिलकर एक समूह का निर्माण करें, तो उनको अगर एक ही नाम आप दे रहे हो तो भी द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। जैसे द नीदरलैंड्स, देश है लेकिन देश कैसे बना है, ये कई सारे द्वीपों के समूह से बना है, तो द आर्टिकल लगाओ। या फिर द वेस्ट इंडीज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि जो देश हैं, जो देश होते हैं, देशों के नाम के साथ आप कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे इंडिया है, तो इंडिया के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो आर्टिकल होते हैं ये तो वर्ड फिक्सर है, वर्ड को फिक्स करते हैं। अब जो शब्द पहले से फिक्स है, जिसका बोध सुनने वाले को पहले से है, तो एक्स्ट्रा बोध क्या करवाओगे, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जैसे नीदरलैंड्स है, वेस्ट इंडीज है, तो उनके साथ आप द आर्टिकल का प्रयोग करो। या फिर इसको एक अलग तरीके से याद कर सकते हो, जितने भी देश प्लूरल में है, जैसे एस या ईएस लगा हुआ है, तो उन देशों के नाम के साथ भी आप कौन सा आर्टिकल लगा सकते हो, द आर्टिकल लगा सकते हो। नंबर 1। नंबर 2 है जिस भी देश के साथ यूनाइटेड स्टेट्स लगा हो, जैसे अमेरिका के साथ लगा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द आर्टिकल यूज कर दो। यानी यूनाइटेड लगाओ। यूनाइटेड का मतलब है कि एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना, एक से ज्यादा भूखंडों से मिलकर बना है। जैसे यूएई है, ठीक है, द आर्टिकल लगा दो। या फिर किंगडम लगाओ, क्या लगाओ, किंगडम, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, किंगडम मतलब यूके, तो द आर्टिकल लगा दो। ये फंडा है, समझ रहे हो। या फिर अगर किसी देश के साथ रिपब्लिक लगाना हो, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो द आर्टिकल लगा दो, समझ रहे हो। अब ये रटना नहीं है। आप देखो ऑफ आप लोगों ने पढ़ी है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्टिव केस है या नहीं है। सब्जेक्टिव केस जो है वो या तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन। रिपब्लिक का प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या बच गया, नाउन। तो ये जो आर्टिकल आया है वो रिपब्लिक के लिए आया है, ना कि इंडिया के लिए, समझ रहे हो। वैसे रटवाने वाली बात है, अगर रिपब्लिक हो तो द आर्टिकल लगवा दो, लेकिन ये समझने वाली बात है, अगर आप समझो तो कि ये द आर्टिकल इंडिया के लिए नहीं, किसके लिए है, रिपब्लिक के लिए। इस रिपब्लिक को डेफिनेट किया जा रहा है, इस रिपब्लिक को फिक्स किया जा रहा है कि किसका है, इंडिया का है। बात समझ रहे हो। तो इतनी बात समझ में आई है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जितने भी भूगोल से संबंधित क्या हैं, भूगोल में क्या क्या आते हैं, महासागर हैं, द आर्टिकल लगाओ। जितनी भी नदियां हैं उनके साथ द आर्टिकल लगाओ। जितनी भी झील हैं द आर्टिकल लगाओ। जितने भी सीजन हैं द आर्टिकल लगाओ। जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं द आर्टिकल लगाओ। जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं द आर्टिकल लगाओ। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं
आखिरी पॉइंट है इसमें, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, उनके साथ द आर्टिकल लगाओ। जैसे एशिया है तो द एशिया लिखो, यूरोप है तो द यूरोप लिखो। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? समझ रहे हो? पक्का? चलो अब अगला रूल समझेंगे। देखो, एक होता सरनेम, ठीक है, क्या होता है? सरनेम। अब अगर आप कहो, जैसे मैं कहूं मेरा नाम है अमित वशिष्ठ, अमित नेम है और नाम के बाद यूज होने वाला होता सरनेम यानी उपनाम। बात समझ रहे हो? और अगर सरनेम से पहले आप लोग द आर्टिकल का यूज कर देते हो, सरनेम से पहले अगर आप द आर्टिकल का यूज कर देते हो तो उसका मतलब है भाई साहब पूरा परिवार। क्या है? पूरा परिवार। समझ रहे हो? जैसे मैंने लिख दिया द वशिष्ठ, तो इसका मतलब है पूरा वशिष्ठ परिवार। समझ रहे हो? आप किसी के घर गए, उसको शादी का कार्ड दिया और उसके ऊपर आपने लिख दिया द वशिष्ठ, तो इसका मतलब आपने न्योता दे दिया पूरे वशिष्ठ परिवार को। सोच समझ के लिखना है, ठीक है? नेम प्लेट होती है घर के बाहर, उस पर लिखा होता द शर्माज। समझ रहे हो? तो यहां से दो बातें समझने लायक हैं कि जब भी आप सरनेम यूज करोगे, उसके साथ आपको आर्टिकल द का अगर यूज करना है तो पूरे परिवार को दिखाएगा, लेकिन पूरा परिवार मतलब एक से ज्यादा बंदे, और एक से ज्यादा बंदे हैं तो सरनेम को प्लूरल भी कर दो, यानी एस या ईएस भी जोड़ दो, यानी द वशिष्ठ लिखना है। बात समझ में आई? इन द वशिष्ठ का मतलब सारा वशिष्ठ परिवार, द शिवाल्स का मीनिंग है पूरा शिवाल परिवार। इतनी बात समझ में आई है? पक्का? शाबाश। उसके बाद इसी रूल में शामिल है कम्युनिटी वाला रूल। ये कम्युनिटी मैंने आपको समझाया है कि जितनी भी कम्युनिटी है, जैसे हिंदू है, उसके साथ द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है? तो यहां से ध्यान रखना है, हिंदू में सारे हिंदू शामिल हो गए। अब जैसे मैं राजपूत के आगे द आर्टिकल लगा दूं, राजपूत भी तो एक कम्युनिटी है, उसके आगे द आर्टिकल लगा दोगे तो इसका मतलब ये है पूरा राजपूत समुदाय, ठीक है? शादी के कार्ड पे अगर आपने लिख दिया टू और टू के बाद लिख दिया द राजपूत, तो इसका मतलब हो जाएगा आपने सारे राजपूतों को आमंत्रण दिया है। सीधी सी बात। ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब अगली बात पर बढ़ते हैं। चलिए देखो, अगली बात है लैंग्वेज का नाम सुना है? लैंग्वेज मतलब भाषा, लिखवाओ नाम। जैसे इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, समझ रहे हो? लैंग्वेज के नाम के साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मत करो। फाई लिख दो। फाई का मतलब ही क्या है? कोई आर्टिकल नहीं। समझे? अगर आप लोगों ने लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज कर दिया तो वो लैंग्वेज ना होके उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बन जाएंगे, ठीक है? जैसे मैं अगर द इंग्लिश लिख दूं, समझ रहे हो? तो द इंग्लिश का मतलब क्या है? इंग्लिश बोलने वाले लोग। अब मैं अगर द फ्रेंच लिख दूं तो द फ्रेंच का मतलब है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। बात समझ में आई है? सीधी सी बात समझनी है कि भाषा जो होती है उसके साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो उसका मतलब बदल जाएगा और उसका मतलब होगा उस भाषा को बोलने वाले लोग। इतनी बात समझ में आई है? पक्का? शाबाश। अब अगले रूल पर बढ़ेंगे। मैं 2-3 सेंटेंसेस लिखता हूं, उनसे ही एक नया रूल बन के आएगा। मैं देखूं, once there was blank farmer
फार्मर हैड वन डॉटर farmer was very honest person. Farmer चलो भाई, farmer had one car. चलो फिल करते हैं। वंस देयर वाज फार्मर, एक बार एक किसान था। अब फार्मर जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ए भरो या फिर एन आर्टिकल भरो, पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो क्या भरोगे? फार्मर, फै मतलब कैटेगर्ड है, यानी ए भरोगे। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि नाउन कभी भी रिपीट नहीं होता, नाउन की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। लेकिन अगर आप लोग नाउन को रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसके साथ द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, बात समझ आई है? अगर द आर्टिकल रिपीट नहीं करना चाह रहे तो इस नाउन की जगह ही का यूज कर लो। किसका यूज करोगे? ही का। ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन में ही नहीं है ही, ऑप्शन में अगला पूछना चाह रहा है आर्टिकल, तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है। समझ रहे हो? क्योंकि नाउन है एक फार्मर, फार्मर जो है वो नाउन है, और नाउन कभी भी रिपीट नहीं होता। लेकिन अगर आप नाउन को रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसके साथ आर्टिकल लगा दो। तो यही मैं आपको रूल समझाना चाह रहा था कि जब भी आप एक नाउन को रिपीट करोगे तो एक बार तो उस नाउन के साथ ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, और आगे उसको निश्चित करने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग करते जाना है। बात समझ आई है? अब द आर्टिकल का प्रयोग क्यों? क्योंकि मैंने द आर्टिकल आपको पहले ही समझाया था कि जब सुनने वाला उस चीज के बारे में जागरूक हो जाए, उस नाउन के बारे में जागरूक हो जाए, तो द आर्टिकल लगा दो। अब यहां उस फार्मर से हमारी जान पहचान होगी या नहीं होगी? वाक्य नंबर 1 में होगी। अब जान पहचान होगी तो इस फार्मर के बारे में, इस नाउन के बारे में हम जागरूक हैं, और इस नाउन के बारे में अगर हम जागरूक हैं तो इसका मतलब है आगे जो भी नाउन यूज होगा, यही नाउन यूज होगा, तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। कर दो बस, पूछ लेता है कई बार। इतना ये रूल समझ आया है? ठीक है। अगले रूल पर बढ़ते हैं। देखो जी, आगे एक रूल है कि कई प्लेस हैं जो जनरल मीनिंग देते हैं। कैसा मीनिंग देते हैं? जनरल मीनिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पार्क में गया है, किस लिए गया होगा? आप कहोगे सर टहलने गया है, घूमने गया है। मैं आपसे पूछूं कोई चर्च में गया है, आप कहोगे सर पूजा पाठ के लिए गया है, मंदिर गया है पूजा पाठ के लिए। तो कई ऐसे स्थान हैं जिनका अपना एक जनरल मीनिंग है, पहले से फिक्स है, तो उनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। मैं लिखवा देता हूं। जैसे स्कूल है, कॉलेज है। आपसे पूछा जाए स्कूल गया है कोई, तो आप कहोगे सर पढ़ने गया है, जनरल मीनिंग है। कॉलेज है, जैसे जेल है, मैं कहूं कि श्याम जेल चला गया, तो क्या करने गया जेल? आप कहोगे सर सजा काटने गया है, तो जनरल मीनिंग है। जेल है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, पार्क है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनका एक जनरल मीनिंग होता है, उनका एक काम निश्चित है। ठीक है। तो उनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। लेकिन कर दे तो क्या हो? कर दे तो मीनिंग बदल जाएगा बस। जैसे मैं 2 सेंटेंस लिखूं, उससे समझ आ जाएगा। जैसे मार्केट है, मैं आपसे पूछूं मार्केट में, अगर कोई बंदा मार्केट गया है, क्यों गया होगा? खरीदारी करने गया होगा। अब 2 सेंटेंस लिखूं, मीनिंग में अंतर बताओ। ही वेंट टू मार्केट, एक सेंटेंस ये है, और एक लिख दूं ही वेंट टू द मार्केट। सिर्फ आर्टिकल का फर्क है। मार्केट के साथ अगर आर्टिकल नहीं तो आपको पता जनरल मीनिंग। जनरल मीनिंग मतलब जो काम मार्केट का वही करने गया है, यानी शॉपिंग करने गया बंदा। इतनी बात समझ में आई है? लेकिन ही वेंट टू द मार्केट, द आर्टिकल लगा दिया इस जो लिखवाए हैं इनके साथ, तो इसका मतलब जनरल काम नहीं, कोई विशेष काम करने गया है। तो मार्केट में कोई और भी काम हो सकता है, यानी किसी से मिलने भी जा सकता है, यानी मीटिंग लिख दो। इतनी बात समझ में आई है? पक्का? अब मान लो ये जेल है और इस जेल के अंदर कोई बंदा है,
ठीक है, वो सजा काटने गया है तो जेल के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। इतनी बात समझ में आई है। अब इसका भाई रोटी देने गया है, कोई सामान देने गया है जेल में, तो आप द आर्टिकल का प्रयोग कर दो, क्योंकि वो तो जेल के काम से हटके काम है। इतनी बात समझ में आई है। अब यही है, जैसे टेम्पल है, मंदिर है, ठीक है, अब मंदिर में काम क्या है, पूजा करने का। 2 सेंटेंस लिखता हूं, श्याम went to temple, और एक मैं लिख दूं श्याम went to the temple। बताओ भाई अंतर क्या है। टू टेम्पल मतलब कोई आर्टिकल नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, तो ये चीजें जनरल सेंस क्रिएट करेंगे, मतलब पूजा करने गया है, ठीक है, पूजा मतलब वर्शिप कह दो, ठीक है भाई। और मैं कहूं सैम वेंट टू द टेम्पल, मतलब द आर्टिकल लगाया तो मतलब काम हटके है। यहां पूजा करने, यहां पूजा से मिलने गया हो, क्या पता चप्पल उठाने गया हो, कोई भी काम है, मतलब मंदिर में जो मेन काम है पूजा पाठ का, उससे हटके काम करने गया तो द आर्टिकल लगा दो। इतनी बात समझ में आई है। बार आप इसको समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 रूल और है, वो और करते हैं एक बार। देखिए, ध्यान रखना है, जो फेस्टिवल हैं, जो त्योहार हैं, उनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। भाई जो त्योहार हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे दिवाली है, दिवाली के साथ आर्टिकल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं, दिवाली बोलोगे अगले को समझ आ जाएगी। ये पहले से ही जनरल सेंस है, पहले से ही जो लिसनर है इस चीज के बारे में अवेयर है। लेकिन कई ऐसे त्योहार हैं जिनके बारे में सामने वाला अवेयर ना हो, तो फिक्स समझ लिखवा देता हूं। जैसे द इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, तो द आर्टिकल लगाओ। द रिपब्लिक डे है, जैसे गणतंत्र दिवस है। द गुड फ्राइडे है, ठीक है, तो उसके साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आई है पक्का। एक अंतिम रूल है, जैसे बीमारियां हैं, ध्यान रखना, बीमारियों के नाम जो हैं, बीमारियों के नाम, डिजीजेस के जो नाम हैं, उनके साथ भी कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी 5 आर्टिकल, यानी 0 आर्टिकल, ठीक है। अब बीमारियों के नाम के साथ यूज नहीं करेंगे, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ हम यूज करेंगे आर्टिकल का। वो बीमारियां हैं जैसे पेंडेमिक या एपिडेमिक या एंडेमिक। देखो, पेन का मतलब होता है पूरा, ऑल, और डेमिक मतलब बीमारी, जो हर जगह फैल जाए बीमारी, यानी महामारी कह लो। जो महामारियां हैं, महामारी जो हैं बीमारी, उन बीमारियों के साथ द आर्टिकल का प्रयोग करो। आज के टाइम पे तो महामारी सबसे बड़ी है कोरोना, तो ध्यान रखना कोरोना के साथ द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। अपने टाइम में द मीजल्स, खसरा भी, द मम्स, कन्फेड होती थी अपने टाइम में, बहुत बड़ी महामारी, अब तो इलाज है। द रिकेटस है, जैसे, समझ रहे हो। तो ये जो बीमारियां हैं जो अपने टाइम पर एक महामारी का रूप ले चुकी थी, उन बीमारियों के साथ आप द आर्टिकल प्रयोग करोगे, बाकी किसी बीमारी के साथ द आर्टिकल प्रयोग नहीं करना। इतनी बात समझ आई है। तो आज का ये टॉपिक जो आर्टिकल का, यहीं पर समाप्त करते हैं। एक आखिरी टॉपिक और बच गया हमारा, वो अगली वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वशिष्ठ। आज आखिरी टॉपिक लेकर आया हूँ आपका सेमी, और फिर फेयरवेल पार्टी दी जाएगी थर्सडे। और आखिरी टॉपिक है कंजंक्शन का। कंजंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, और जितनी भी इंग्लिश करवाई है लगभग टॉपिक्स इस टॉपिक में रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन ले लो, चाहे मॉडल्स हो, एडवर्ब हो, बहुत सारे टॉपिक्स इस टॉपिक में रिवाइज होंगे, ठीक है। कंजंक्शन जो शब्द है उसकी डेफिनेशन समझाएंगे कि है। कंजंक्शन को तोड़ के देखो, कन प्लस में जंक्ट और प्लस में ION,
इन 3 शब्दों में, शब्द भी नहीं कह सकते, ION तो सफिक्स है, सेमी वर्ड है। कन का मतलब होता टुगेदर यानी साथ, और जंक्ट का मतलब वो प्लेस यानी जगह, और ION जिस भी शब्द के लास्ट में होगा वो बन जाता है अपने आप में नाउन। बात समझ में आई है? जैसे आपने देखा होगा जंक्ट, और उसके पीछे ION लगाने से जंक्शन बनता है। रेलवे जंक्शन सुना होगा, फिजिक्स में भी देखा होगा, किर्चॉफ के लॉ में जंक्शन वर्ड यूज होता है। तो यहां से डेफिनेशन समझो कि 2 प्लेसेस को साथ जोड़ने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। बात समझ रहे हो? अब 2 प्लेसेस को कैसे जोड़ेगा? यानी ये वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ सकता है, समझ रहे हो? या आप ये कह सकते हो एक फ्रेज को एक फ्रेज के साथ जोड़ सकता है, या फिर एक सेंटेंस को एक सेंटेंस के साथ जोड़ सकता है। बात समझ रहे हो कि वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। बात समझ आई? यहां से एक बात का और ध्यान रखना है कि आइडेंटिकल पार्ट्स जुड़ेंगे, यानी समान पद जुड़ेंगे। जैसे वही पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था ना आपने, नाउन से नाउन जोड़ दिया, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप नाउन से किसको जोड़ दो? वर्ब को जोड़ दो, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। आप वर्ब को किसके साथ जोड़ोगे? वर्ब के साथ ही जोड़ोगे। एक बात समझ आई कि समान पद ही जुड़ेंगे, पहला रूल है कंजंक्शन का। दूसरा रूल, अगर मानो 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं और कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आप हमेशा चेक करोगे उसको लेफ्ट से राइट की तरफ। किसकी तरफ चेक करोगे? लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से पढ़ते आओगे और लेफ्ट को सही मान के राइट में बदलाव कर दोगे, ठीक है। वैसे जो पूरी भाषा है उसमें आपको पढ़ना क्या होता है? भाषा हमेशा, जो इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो पढ़ी जाती है लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। आप एक सेंटेंस लिख के देख लो, राम इज हैप्पी, पढ़ के देखो इस सेंटेंस को। अब राम इज हैप्पी लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ रहे हो। आप एक चीज बताओ, अगर यहां तक ही गलती हो जाए तो क्या आप आगे के सेंटेंस को पढ़ोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो यही चीज है, जब लैंग्वेज पढ़ते हैं उस समय लेफ्ट वाले हिस्से को सही मान के हम राइट वाले में बदलाव करते हैं, लेकिन कंजंक्शन के दौरान हम उल्टा करेंगे इसका। लेफ्ट वाला जो हिस्सा है उससे राइट वाले हिस्से की तरफ आएंगे। समझ रहे हो? ये करना है। इतनी बात समझ आई है? चलो आगे बढ़ेंगे, एक एक करके कंजंक्शंस को समझते हैं। देखो, पेयर हैं कंजंक्शंस के, जैसे आइदर और है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। एक बार मीनिंग समझा दूं फिर इसका रूल, ठीक है। अभी देखो, जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये राम है और ये गीता है, ठीक है। आप एक चॉकलेट लेके आए हो और आप एक सेब लेके आए हो, ठीक है। एक चॉकलेट है और एक सेब है। आप कह रहे हो, राम को आप कह रहे हो या तो तू चॉकलेट ले ले या फिर सेब ले ले। भाई एक मिलेगा, 2 में से एक, या तो चॉकलेट या फिर सेब। तो ये जो चुनाव है वो करेंगे हम आइदर और से, यानी 2 में से एक। और ये चीज मैंने आपको प्रीपोजिशन में बताई है, ठीक है। अब ये चीज राम कह दे कि ना नहीं मैं तो चॉकलेट नहीं लूंगा, ठीक है, तो आप कह दोगे सेब ले ले। ये कहेगा ना मैं चॉकलेट लूं ना मैं सेब लूं,
वो कंडीशन कैसी है, नाइदर नोर, यानी दो में से जीरो, दो में से कुछ भी ना ले तो वो चीज कौन सी है, नाइदर नोर। तो आप पूछोगे बेटा दो में से कोई भी चीज क्यों नहीं ले रहा, तो वो कहे मैं तो दोनों चीज लूंगा, ना केवल चॉकलेट बल्कि सेब भी लेना है यानी एप्पल भी लेना है, तो वो कंडीशन कौन सी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इतनी बात समझ आई है। तो यही चीज है, पहली बात तो मीनिंग समझ आया। दूसरी बात आपको चेक करनी है कि मैं फिर बता देता हूं कि अगर हमने सेंटेंस लिखा ऐसे तो हम ऐसे ये राइट से लेके लेफ्ट की तरफ आएंगे। पहले मैंने शायद लेफ्ट टू राइट बोल दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना ये राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ हमें चेक करना है और चेक करते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं सेंटेंसेस लिखूंगा उस हिसाब से आगे बढ़ो। चलिए राहुल is either going or Mohan neither she is happy nor sad। नंबर 3, he not only works here but also in a factory। ठीक है। नंबर 4 सेंटेंस है you और I going, आपको चुनाव करना है इज एम आर में से। और लास्ट सेंटेंस है ब्लैंक यू और आई गोइंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप लोगों को चुनाव करना है इज एम आर में से। ठीक है, करिए फटाफट। पहला सेंटेंस है राहुल इज आइदर गोइंग और मोहन। अभी देखो पहले ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है, तो लेफ्ट पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ो। ये और जो है, और किसके साथ आया है, और एक नाउन के साथ आया है, आपने देखा और किसके साथ आया है, नाउन, और के बाद नाउन है तो आइदर के बाद ही नाउन होगा। पहली बात आइदर के बाद नाउन होगा, लेकिन यहां आइदर के बाद क्या लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है, तो ये चीज गलत होगी। अब आइदर के बाद नाउन करना है तो आइदर को राहुल से पहले लेके आना पड़ेगा, ले आओ यहां से काट के, अगर आइदर को यहां लेके आए आप तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, आइदर राहुल इज गोइंग और मोहन। समझ रहे हो, तो लेफ्ट से राइट को देखते हुए ठीक कर दो। अगला सेंटेंस देखो, नाइदर शी इज हैप्पी नॉर सैड, तो वही लेफ्ट से राइट। अभी नॉर जो है चेक करो, नॉर के बाद क्या है, एडजेक्टिव, सैड एडजेक्टिव है या नहीं है, या ये कह लो एडजेक्टिव से पहले नोर है या नोर के बाद एडजेक्टिव है, तो यही कंडीशन करनी पड़ेगी कि नाइदर के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन यहां नाइदर के बाद तो प्रोनाउन है, समझे, तो नाइदर के बाद एडजेक्टिव लेना है। कहां है एडजेक्टिव, ये हैप्पी है, तो कैसे करोगे, इसको उधर ले जाओ, तो क्या करेंगे, शी इज नाइदर हैप्पी नोर सैड, ऐसे अरेंजमेंट करनी है इसकी। इतनी बात समझ आई, अभी आगे देखो। ठीक है, ही इज नॉट ओनली वर्क्स हियर बट ऑल्सो इन ए फैक्ट्री। फिर से देखो, वही लेफ्ट से राइट वाला फंडा करना है, कर दो। अभी देखो बट ऑल्सो किसके साथ, इन अ फैक्ट्री। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि इन अ फैक्ट्री क्या है। अभी देखो इसका मीनिंग देखो पूरे सेंटेंस का, ही नॉट ओनली वर्क्स हियर बट ऑल्सो इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में भी, कहां काम करता है, आपको सर फैक्ट्री में, तो वेयर का आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर ये शब्द दे रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये बात हमने एडवर्ब में पढ़ी थी, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बट ऑल्सो के बाद एडवर्ब है, तो यही चीज होनी चाहिए कि नॉट ओनली के बाद भी एडवर्ब होनी चाहिए, लेकिन और नॉट ओनली के बाद तो यहां वर्क्स यानी वर्ब है,
एडवर्ब क्या है, ये एयर रही, ये एयर क्या है, एडवर्ब वो प्लेस, पहले आपने पढ़ा हुआ है ये तो यही करना है कि बट ऑल्सो के बाद अगर एडवर्ब है तो हमें नॉट ओनली के बाद भी एडवर्ब चाहिए, तो इस नॉट ओनली को वहां ले जाओ वर्क्स के बाद। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ही वर्क्स नॉट ओनली हेयर बट ऑल्सो इन अ फैक्ट्री। समझ रहे हो, आप कभी भी ऐसे वाक्यों को ऐसे ठीक नहीं कर सकते कि राहुल इज आइदर गोइंग के साथ है, वहां वर्ब ढूंढो, वहां वर्ब है ही नहीं आगे। तो हमेशा कैसे चेक करोगे, लेफ्ट टू राइट चेक करना है। अगर आप लोगों ने राइट टू लेफ्ट चेक कर लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, नंबर कट जाएगा मतलब। उसके बाद यू और आई, गोइंग, इज, एम, आर, बोलो क्या चेक करोगे, क्या फिल करोगे। तो ध्यान रखना है जब भी आप लोग वो फिल करोगे कंजंक्शंस के तौर पे, अब कंजंक्शन और यूज हुआ है तो कंजंक्शंस के दौरान अगर वो फिल करनी है तो नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट होगा, सबसे नजदीक जो भी सब्जेक्ट लगता होगा वर्ब के, वही वर्ब यूज करनी है। अब आई के नजदीक वर्ब लग रही है तो आई के अनुसार करो, आई के अनुसार क्या आएगा, एम आएगा, बस ठीक हो गया। अब यहां यूज करना है तो यू नजदीक है तो यू के अनुसार ना इज आ सकता ना एम आ सकता, क्या आएगा, आर आएगा, बस कर दो। इतनी बात समझ में आई है, पक्का, शाबाश। चलो आगे बढ़ेंगे अगले कंजंक्शंस की तरफ। देखो ये चीज हमने प्रीपोजिशन में भी पढ़ी थी कि बिटवीन के साथ हमेशा, एक बार, बिटवीन के साथ हमेशा जो भी कंजंक्शन यूज होगा वो है एंड। बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज होगा भाई, आप लोग जानते हैं बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होगा, ठीक है। फ्रॉम जो है, फ्रॉम के साथ हमेशा टू का यूज होगा, लेकिन फ्रॉम के साथ टिल का यूज भी हो सकता है। ये बात हमने प्रीपोजिशन में भी पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आगे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होगा और वो दिखा सकता है प्लेस को भी और टाइम को भी, ठीक है। फ्रॉम के साथ टू का यूज होगा, वो दिखा सकता है प्लेस यानी जगह को भी और टाइम को भी। बात समझ रहे हो। अब आप कहोगे सर ये भी प्लेस को और टाइम को दिखा सकता है और ये भी प्लेस और टाइम को, तो डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस ये है बिटवीन और एंड जो है वो स्टेटिक यानी जो स्थिर जगह है उसको दिखाएगा या स्थिर समय है उसको दिखाएगा। फ्रॉम और टू जो है वो प्लेस और टाइम अगर मोशन में है यानी गति में है तो उसको दिखाएगा, बस ये अंतर है। फ्रॉम और टिल जो है, ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद अगर टिल लगा रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को दिखाएगा, ये कभी भी प्लेस को नहीं दिखाएगा। बात समझ रहे हो, ये कभी भी प्लेस को नहीं दिखाएगा। नंबर एक बात याद समझ आई है, पक्का, ठीक है। तो चलो इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस मैं करवा देता हूं, उसके बाद दो चार सेंटेंसेस आप अपने आप करके दिखाओ। देखो ये पहले भी लिखा था कि रानी इज सिटिंग बिटवीन राधा ब्लैंक श्याम। बताओ क्या भरोगे जी, आप कहोगे सर राधा और श्याम के बीच में कौन है, रानी है, और ये जगह जो है वो फिक्स है यानी स्टैटिक है, स्थिर है, और स्थिर है तो बिटवीन का प्रयोग भी बिल्कुल ठीक है, और बिटवीन के साथ तो हम एंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं बिटवीन के साथ टू का प्रयोग करो तो आप कहोगे सर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ आई है। अब एक दो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप फिल करो जो पहले एग्जाम्स में आए हैं। चलिए जी, the shop will remain closed between 2 PM to 4 PM। छाटो अंतर,
राधा वर्कड इन दिस कंपनी फ्रॉम 2014 टिल 2019। करो जी कोशिश। फ्रॉम अम्बाला वी वेंट टिल पंजाब बाय कार। और फोर्थ सेंटेंस है अपना, कीर्ति इज सीटिंग, जो पहले वाला सेंटेंस है सेम टू सेम है, सीटिंग फ्रॉम राधा टू नैना। करके दिखाओ जी फटाफट। देखो, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन, आपको वीडियो रोकनी है, अपना समय लो 1-2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद वीडियो चला लो। द शॉप विल रिमेन क्लोज बिटवीन 2 PM टू 4 PM। देखो बिटवीन के बाद टू का प्रयोग वर्जित है, वहां लिखा किसका प्रयोग करना, एंड का, बिल्कुल सही। अगला सेंटेंस है, राधा वर्कड इन दिस कंपनी फ्रॉम 2014 टिल 2019। कोई गलती लग रही है भाई? फ्रॉम के बाद टिल का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्लेस के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ किसके लिए करेंगे, टाइम के लिए। तो ये तो समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस, फ्रॉम अम्बाड़ा वी वेंट टिल पंजाब बाय कार। अब फ्रॉम के बाद टिल का यूज करते हैं किसके लिए, टाइम के लिए, कभी भी प्लेस के लिए यूज नहीं करते। लेकिन यहां तो प्लेस दिखाया गया है, अम्बाड़ा से पंजाब, और प्लेस अगर दिखाना है फ्रॉम के बाद तो टू लगाओ भाई, तो टिल नहीं, क्या लगाना है, टू लगाएंगे बस। कीर्ति इज सीटिंग फ्रॉम राधा टू नैना। अभी देखो, कीर्ति इज सीटिंग फ्रॉम, अब कीर्ति बैठी है, और कीर्ति बैठी है तो उसकी जो पोजीशन वो स्टैटिक है, मोशन है, स्टैटिक है मतलब स्थिर है, और स्थिर है तो हम कभी भी फ्रॉम के बाद टू वाला पेयर यूज नहीं करते, हम करते बिटवीन और एंड वाला पेयर यूज, तो अभी करना ही नहीं है। तो फ्रॉम की जगह बिटवीन और टू की जगह एंड का प्रयोग। इतनी बात समझ आई है? चलो अगले कंजंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे जो कंजंक्शंस है साथियों वो है बिकॉज, एज और सिंस। बिकॉज, एज और सिंस, ठीक है। ये कंजंक्शन तीनों जो हो रीजन को बताते हैं, कारण को बताते हैं। पहली बात किसको बताएंगे, कारण को। और इन कंजंक्शंस के साथ आप अगले सेंटेंस में, अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में यूज हो रहे हैं तो अगले सेंटेंस में आप कभी भी देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे, आप कभी भी सो का यूज नहीं करेंगे, आप कभी भी हैंस का यूज नहीं करेंगे। तो आप कहोगे सर किसका यूज करें, तो सिंपल सी बात है, आप लोग यूज करेंगे कोमा का। किसका यूज करेंगे, कोमा। दोबारा समझो, बिकॉज आपको पता ना क्योंकि, क्योंकि किस लिए बताते हैं, कारण के लिए ही तो यूज करते हैं। बिकॉज, एज और सिंस यूज करते हैं रीजन के लिए, लेकिन वहां पर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कोमा का यूज करेंगे। देयरफॉर, सो और हेंस का कभी भी यूज नहीं करेंगे। एक प्रैक्टिस लो, समझ आ जाएगा। बिकॉज you came late, therefore you were fined. As it was raining, so cancel the trip. ठीक है। Since Rahul was ill, hence he did not come. चलो करते हैं।
देखो जी, बिकॉज यू केम लेट देयर फॉर यू आर फाइन। अभी देखो इसमें बिकॉज का प्रयोग है, इसमें एज का और इसमें सिंस का। आपको पता है देयर फॉर का, सो का और एज का प्रयोग नहीं करना, बस किसका प्रयोग करना है। आप कहोगे सर कोमा का प्रयोग, तो कर दिया बस। इतनी बात समझ आई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज हैज एज और सिंस है तो आप कभी भी देयर फॉर सो एज का प्रयोग वहां नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले ही वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज करते हैं किसका, कोमा का। ठीक है, अभी हिंदी देख लो, हिंदी में करके एक बार। बिकॉज का मतलब जैसे क्योंकि है, क्योंकि यू केम लेट, क्योंकि तुम लेट आए। देयरफॉर का मतलब इसलिए, इसलिए तुम्हें फाइन कर दिया। अब इसीलिए वर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम लेट आए तुम्हें फाइन कर दिया, इतने में ही भी संतुष्टि है, इसीलिए देयरफॉर का यूज करना ही नहीं है। बात समझ आई है। और ध्यान रखेंगे बिकॉज जो होता है उसमें जो रीजन है वो सामने वाले को पहले पता नहीं होता। सामने वाले को रीजन पहले पता नहीं होता, बताने के बाद पता लगता है। ठीक है, और एज और सिंस का इसका उल्टा है। आगे देखो, अगला जो कंजंक्शन है, ध्यान रखना, अगला जो कंजंक्शन है उसमें क्या है, द सेम के बाद, द सेम के बाद क्या जी, द सेम के बाद दैट भी यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है, दैट भी, और भाई साहब एज भी। दैट एक कंजंक्शन है जिसके बाद हम यूज करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों सेंटेंस, यानी पूरे वाक्य का। और एज के बाद हम यूज करेंगे सिर्फ वर्ड या फिर फ्रेज। अब किसी भाई को अगर ये पता ना हो फ्रेज क्या होती है, मैं एक बार बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है सेंटेंस क्या है, शब्दों के समूह से एक सटीक अर्थ वाला जो भी सिस्टम तैयार होगा उसको हम सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे। अब मैं आपसे पूछूं ये राम एंड श्याम, ये क्या है भाई, आप कहोगे सर ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, इनका मीनिंग भी है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट पूरी नहीं है। सेंटेंस के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो चाहिए, मीनिंग भी हो लेकिन अरेंजमेंट भी जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली, है या नहीं है। तो इसका मीनिंग भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, पर अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए सेंटेंस ना हो कि ये क्या है, फ्रेज है। बात समझ में आई है। नाउन फ्रेज हो गया, एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, ऐसे फ्रेज है ये। तो हमने क्या समझा है, द सेम के बाद दैट हो तो सेंटेंस का यूज करेंगे उसके बाद, और द सेम के बाद अगर एज है तो एज के बाद या तो वर्ड यूज करोगे या फ्रेज, सेंटेंस का यूज नहीं करना। अब देखो हम सेंटेंसेस लिखते हैं, उनमें गलतियां हटो, अपने आप समझ आ जाएगा। पहला है, he demanded the same shirt as, या that में से चूज करो, that I had। सीमा found the same house as, या दैट में से चूज करना है, दैट माइन। करके दिखाओ जी फटाफट। देयर वॉज सच अ नॉइज एज, या दैट we had to cancel the class। रणबीर कपूर is not such an actor as, या फिर that I had expected। पांचवा है, such a difficult question has it has, या that none could solve it। चलो भाई करते हैं कोशिश। ठीक है, देखो
ही डिमांडेड द सेम शर्ट एज दैट आई हैड। अभी देखो द सेम वो रूल करवाया है, द सेम के बाद दैट भी आ सकता है और एज भी। दैट आएगा सेंटेंस के लिए और एज आएगा वर्ड या फ्रेज के लिए। अभी आई हैड अपने आप में पूरा सेंटेंस है, क्यों? आई क्या है? सब्जेक्ट है, और हैड क्या अपने आप में मेन वर्ब है। समझ रहे हो? तो पूरा सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस यूज हो द सेम के बाद तो दैट का यूज करना, एज नहीं। क्या यूज होगा? दैट। सीमा फाउंड द सेम, द सेम है तो वही वाला रूल। एज दैट के बाद अगर सेंटेंस है तो दैट, अगर दैट है तो पूरा दैट है तो सेंटेंस होना चाहिए, और एज है तो वर्ड या फ्रेज हो, काम चल जाएगा। अब माइन क्या है? माइन तो एक वर्ड है, और वर्ड है तो हम यूज करेंगे एज का, ना कि दैट का। ठीक है। अभी देखो देयर वॉज, सच है, द सेम नहीं है, सच है, तो सच के लिए अलग रूल है। ध्यान रखना, सच जो है उसके बाद भी आप लोग दैट का प्रयोग कर सकते हो, और उसके बाद आप एज का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन दैट का प्रयोग करोगे तब वो बताएगा कोज या रीजन को, समझ रहे हो, या उसके प्रभाव को। भाई दैट का प्रयोग करोगे तो वो बताएगा उसके कारण को या उसके प्रभाव को, लेकिन एज का प्रयोग करोगे तो वो दिखाता है कंपैरिजन को, यानी तुलना को। बात समझ रहे हो? आओ देखो, देयर वॉज सच अ नॉइज, वहां पर एक ऐसी नॉइज थी, एज या दैट यूज करना है। वी हैड टू कैंसिल द क्लास, आवाज थी, आवाज के कारण हमें क्लास को कैंसिल करना पड़ा। तो ये क्या है? उस चीज का कारण है, उस चीज का असर है आवाज का, और आवाज का अगर असर है तो असर बताने के लिए दैट का यूज करते हैं। अब उसके बाद रणबीर कपूर इज नॉट सच एन एक्टर एज दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, रणबीर कपूर ऐसा एक्टर नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो तुलना है, आपने क्या पता कैसा एक्सपेक्ट किया, वो निकला कैसा है। तो तुलना है तो दैट का प्रयोग करो, सॉरी एज का प्रयोग करो, दैट का नहीं करना। सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन हैज इट, उसके पास है, एज एट दैट नन कुड सोल्व इट, इतना मुश्किल है कि कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। कुड है तो पास्ट की बात है, कोई भी सोल्व नहीं कर सका। तो ये है उसका इफेक्ट, और इफेक्ट के लिए एज नहीं क्या आएगा? दैट आएगा। सिंपल बात। देखो थोड़ी देर की वीडियो रह गई है, अभी जो करना है वो सो दैट, इधर लिखते हैं, वहां सेंटेंस ही लिखेंगे। सो दैट एक कंजंक्शन है, ध्यान रखना है। सो दैट के बाद आप मे मॉडल का भी यूज कर सकते हो और माइट का भी। मे जो है आप लोग जानते हैं, मे यूज होता है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, यानी वर्तमान के लिए। और माइट जो है वो यूज होता है किसके लिए? पास्ट के लिए। वास्तव में सो दैट जो है, सो दैट का हिंदी में मतलब होता है ताकि, और ताकि से मतलब है ये कोई पर्पस दिखा रहा है, कोई ना कोई उद्देश्य दिखा रहा है। मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ते हैं ताकि, ताकि के बाद अब आप अपना उद्देश्य बताओगे, ताकि जॉब लग जाओ, तो ये आपका उद्देश्य है। तो सो दैट जो है उसके बाद बंदा अपना उद्देश्य बताता है, और वो उद्देश्य अगर प्रेजेंट का है तो आप बताते हैं मे से, और वो उद्देश्य यानी पर्पस अगर आपका पास्ट का है यानी भूतकाल का है तो आप बताते हैं किससे? माइट से। इतनी कहानी समझ में आई है? पक्का? शाबाश। ये है सो दैट। एक होता है भाई साहब सो एज। सो दैट और सो एज में अंतर है एज का। सो दैट के बाद मे है, कोई दिक्कत नहीं है। मेक हेल्पिंग वर्ब तो उससे पहले सब्जेक्ट होगा, ये जायज सी बात है। सो एज जो है उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते, सीधा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस जो होगा वो टू से शुरू होगा। नंबर एक बात समझ आई है? ठीक है, शाबाश। एक है फिर लेस्ट। जिस भी सेंटेंस में लेस्ट हो, ध्यान रखना उस सेंटेंस में कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, पहले से इसके अंदर नोट छुपा हुआ है, इनबिल्ट है, तो नोट का प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात, ऐसे सेंटेंसेस में हम मॉडल यूज करते हैं शुड। इतनी बात समझ में आई है? कौन सा मॉडल यूज करेंगे? शुड मॉडल को यूज करेंगे। तो 3 पॉइंट समझे हैं, एक बार दोबारा बता रहा हूं ये चीजें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट जहां भी आपको मिलेगा
उसका मतलब ताकि यानी वो पर्पस को दिखाता है। और मॉडल यूज कर सकते हो मे बी और माइट भी। मे होता है अगर बात प्रेजेंट के लिए है, और माइट जो है वो होगा बात अगर पास्ट के लिए है। सो एज जो है उसके बाद हम सेंटेंस का नहीं, सीधा टू जमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए लेस्ट वाले वाक्यों में कभी भी नोट का प्रयोग यानी नो का प्रयोग नहीं करना है। मॉडल जो है वो प्रयोग होगा फिक्स है, वो शुड। किसका प्रयोग होगा? शुड का। चलो आइए सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं मैं, आप फटाफट करके दिखाओ। हेमू वर्कड हार्ड so that she blank qualify the exam. Hemu worked hard so as qualify the exam. ठीक है। हेमू वर्कड हार्ड लेस्ट सी ब्लैंक क्वालिफाई द एग्जाम। फटाफट एक बार देखो, सेंटेंसेस करने का प्रयास करो। या एक सेंटेंस में लिखूं, वी ईट so that we blank leave। पहला सेंटेंस मैं समझा देता हूं, बाकी तीन आप खुद करेंगे, ठीक है। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी ब्लैंक लीव ताकि हम जिंदा रह सके, तो वही पर्पज वाली बात है। और पर्पज सो दैट से अगर दिखाया गया तो मे का प्रयोग भी है और माइट का भी। ईट यानी पहली फॉर्म से पता लगा बात प्रेजेंट की है, और बात अगर प्रेजेंट की है तो हम यूज करेंगे किसका? मे का। तो कर दो फिल, सीधी सी घटना है। अगला सेंटेंस है हेमू वर्कड हार्ड। वर्कड यानी सेकंड फॉर्म से पता लगा कि बात पास्ट की है, यानी हेमू ने मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, सो दैट ताकि सी ब्लैंक क्वालिफाई द एग्जाम, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। बात पास्ट की है तो मे और माइट में से चुनेंगे किसको? माइट को, ठीक। हेमू वर्कड हार्ड, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अंतर देखो, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, पर इसमें सो दैट का यूज है और इसमें सो एज का। आपको पता है सो दैट का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद मे या माइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सो एज है तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, सीधा टू जमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में सो एज वाले में हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं, और सब्जेक्ट नहीं है तो टू का प्रयोग कर दो, बात टकाटक हो जाएगी, ठीक है। अगला सेंटेंस है हेमू वर्कड हार्ड लेस्ट सी ब्लैंक क्वालिफाई द एग्जाम। आप जानते हैं लेस्ट वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें हम यूज करेंगे किसका भाई साहब? शुड मॉडल का। कर दो फिर, लो जी कर दिया। तो इतनी बात समझ आई है। सो दैट समझ आया होगा, सो एज और लेस्ट आया है समझ में, ठीक है। अगला कंजंक्शन पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। एक होता है लाइक और एक होता है एज। ध्यान रखना, लाइक एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्टिव केस होने का मतलब है या तो ये एक वर्ड होगा या फिर या एक ये फ्रेज होगी। बात समझ रहे हो? या तो ये एक वर्ड होगा या फिर या एक फ्रेज होगी। एज जो है वो अपने आप में कंजंक्शन है, तो साथियों इसके बाद हमें यूज करना है किसका? एक सेंटेंस का यानी वाक्य का। दोबारा बता रहा हूं, जो लाइक है उसके बाद वर्ड या फ्रेज का यूज करेंगे दोस्तों, और जो एज है उसके बाद पूरे वाक्य का यानी सेंटेंस का यूज करना है। चलिए जादू दिखाइए सेंटेंसेस सॉल्व करके। बाहुबली फोर्ट, बाहुबली लड़ा
लाइक या फिर एज चुनेंगे, अ लायन डज। माई लव इज लाइक या फिर एज ए रेड रोज। हर फेस शोन लाइक या फिर एज द मून डज। कश्मीर seems attractive as a like a paradise। ठीक है। सीमा रैन लाइक या एज अ डियर रन्स। चलो देखो फटाफट एक बार पहले एक बार देखो लाइक और एज डिवाइस करवा दूं। लाइक और एज जो हैं आपको पता है वो सीमाइल के लिए यूज किए जाते हैं। सीमाइल जो हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। अलंकार, इस अलंकार में देखो, अलंकार की डेफिनेशन देने का समय नहीं है, ना ही ये टॉपिक है। तो उपमा जो अलंकार होता है उस अलंकार में दो सेम यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, लगभग एक जैसी चीजें हैं, उनके बीच में कंपैरिजन होता है, यानी उनके बीच में तुलना होती है। ठीक है। जैसे पहले सेंटेंस में तुलना कर रखी है बाहुबली की और शेर की। भाई बाहुबली लड़ा, कैसे लड़ा? अ लायन डज, जैसे एक शेर लड़ता है। तो उसके लिए दोनों ही यूज होते हैं, लाइक भी और एज भी। अब हमें चुनना है लाइक आएगा या फिर एज। अब देखो लाइक और एज के बाद क्या है? अ लायन डज, पूरा का पूरा सेंटेंस है, और सेंटेंस है तो हम एज का चुनाव करेंगे, क्योंकि एज कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद क्या आता है? पूरा वाक्य यानी सेंटेंस आता है। तो किसका यूज करोगे? एज का, ना कि लाइक का। दूसरा सेंटेंस, माई लव इज लाइक या एज अ रेड रोज। ये अ रेड रोज, क्या ये सेंटेंस है? आप कहोगे सर नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग भी है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं, यानी ये कि फ्रेज है। और अगर ये फ्रेज है तो हम यूज करते हैं किसका? लाइक का, ना कि एज का। तो कर दो, एज का यूज करेंगे नहीं, किसका यूज करेंगे? लाइक का। हर फेस शोन, उसका फेस चमका, कैसे? लाइक या एज द मून डज, जैसे चांद चमकता है। तो चांद, द मून डज, ये पूरा सेंटेंस है तो यूज करेंगे एज का, ना कि लाइक का। कश्मीर सीम्स अट्रैक्टिव एज ए लाइक अ पैराडाइज। पैराडाइज जो है साथी, उसका मतलब स्वर्ग होता है। कश्मीर की तुलना कर रखी किसके साथ? स्वर्ग के साथ। ठीक है। अब पैराडाइज का एक वर्ड है, और वर्ड है तो सिंपल सी बात, लाइक का यूज करो, ना कि एज का। अगला सेंटेंस, सीमा रैन लाइक या फिर एज अ डियर रन्स। सीमा ऐसे दौड़ी, कैसे दौड़ी? जैसे हिरन दौड़ता है। अब कंपैरिजन तो है, लेकिन डियर रन्स मतलब क्या है? ये एक पूरा सेंटेंस है तो एज का प्रयोग करेंगे, ना कि लाइक का। ठीक है। यहां से कहावत और वो और याद कर लो। अ फूल्स पैराडाइज नाम की कहावत होती है, एक मूर्ख का स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग कैसा होगा? मतलब होगा ही नहीं। ठीक है। तो कई बार इंसान सोच लेता है कि ये सच्चाई है, अपने ख्याली पुलाव बनाता रहता है, उसको ही क्या बोलते हैं? अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी और ये लगा लो अंतिम रूल है, चलिए समझते हैं। चलिए देखते हैं। अभी देखो, एक इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर। इन्वर्जन मैंने आपको हमारा प्रोनाउन के टॉपिक में आपको समझाया है, बिल्कुल समझाया, पर्सनल प्रोनाउन में।
अब देखो इन्वर्जन क्या है, ध्यान रखना, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में निगेटिव एडवर्ब है, कैसी एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब भाई, निगेटिव एडवर्ब अगर है, तो ध्यान रखेंगे हम निगेटिव एडवर्ब को आगे ले आएंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे आगे, और फिर सब्जेक्ट को, और उस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही हम वर्ब को रखेंगे। बात समझ रहे हो, उस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही वर्ब को रखेंगे, और वो वर्ब हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वो कैसे होगी मैं बताऊंगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जैसे डू है या डज है या फिर डिड है भाई, जैसे समझ रहे हो, उसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डू डज डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखो, और अहेड है, हाँ, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ये लगा लो, अगर किसी सेंटेंस का आप इन्वर्जन कर रहे हो तो बात वही है, बस फर्क क्या, आप निगेटिव एडवर्ब को आगे लेके आ रहे हो। जैसे मैं एक सेंटेंस बना के दिखा दूं, मैं कह दूं ही नेवर कम्स लेट। इस सेंटेंस के अंदर नेवर क्या है, एक निगेटिव एडवर्ब है, इसको आगे ले आओ, ले आए आगे ले आते ही इन्वर्जन हो गया इस सेंटेंस का। इन्वर्जन होते ही आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओगे, और कम्स जो है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, क्योंकि पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस तो डज आ गई, और कम होता तो डू आ गया था, और केम यानी सेकंड फॉर्म होती तो क्या आ गया था, डिड आ गया था। समझ रहे हो, तो ये चीज है, नेवर आगे लेके आए, नेवर ही यानी सब्जेक्ट हो गया, और कम्स के हिसाब से क्या बचेगा, दोबारा देखो, कम्स जो है उसके हिसाब से क्या आगे आना है, डज आगे आना है, ही पहले से है, ठीक है। और कम्स को कम्स नहीं क्या रखेंगे, कम, क्योंकि डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म यूज होनी है, फर्स्ट फॉर्म होनी है, तो फर्स्ट फॉर्म यानी कम। तो सेम सेंटेंस है, दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल सेम है, यानी ही नेवर कम्स लेट वही है, और नेवर डज ही कम लेट मतलब वही है। समझ रहे हो, बस फर्क ये है, ये सिंपल है और ये इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। अब इन्वर्जन वाला जो सेंटेंस होगा दोस्तों, इन्वर्जन वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है, कई बार नो के बाद जैसे सूनर होता है, नो सूनर, और उसके बाद हमको कंजंक्शन यूज करना जैसे देन। क्यों, अब इसका कारण देखो, अब देखा राम इज स्मॉलर देन श्याम, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन, तो नो सूनर है तो देन का यूज करो, लेकिन अगर नो सून है, नो सून कंपैरिजन थोड़ी ना है, तो किसका यूज करोगे, व्हेन का यूज। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहां पर हम इंग्लिश का सिलेबस समाप्त करते हैं, एचएसएससी के अकॉर्डिंग समाप्त करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस समाप्त नहीं हुआ, बहुत सारा सिलेबस बाकी है, लेकिन एचएसएससी के अकॉर्डिंग आपके यहां तक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्या, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।